गर्मियों की सुबह थी। रसोई में कमला देवी चाय बना रही थी। राजेश ऑफिस के लिए तैयार होकर आता है और जल्दी से निकलने की कोशिश करता है। माँ जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को थोड़ा देर से आऊंगा। कमला देवी शक भरी निगाह से राजेश को देखती है। वो जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे रुको भी, नाश्ता करके जाओ और बताओ कल फिर कहाँ गए थे? घर आकर तुम्हारे मुंह से अजीब सी बू आ रही थी। कुछ नहीं माँ जी, ऑफिस का काम था, अब मैं जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। राजेश जल्दी से घर से निकल जाता है। कमला देवी चिंतित होकर सुनीता के पास जाती है। सुनीता, ये राजेश कुछ छुपा रहा है, रोज रोज कहीं न कहीं जाता रहता है। भाभी जी, लड़का बड़ा हो गया है, थोड़ी सी आजादी तो चाहिए होगी, आप ज्यादा चिंता मत करिए। आजादी? अरे यार, कल रात को उसके कपड़ों से अजीब सी मसाला की महक आ रही थी। लगता है विदेशी खाना खा रहा है हमारा लड़का। शाम को राजेश घर आता है। उसके हाथ में छोटा सा डब्बा होता है। माँ जी, आज बहुत भूख लग रही है, जल्दी खाना दे दो। पहले बताओ ये डब्बा क्या है और तुम्हारे हाथ में फिर वही गंध आ रही है? कुछ नहीं, ऑफिस की मिठाई है। कमला देवी डब्बा खोलकर देखती है। अंदर मोमोज के टुकड़े थे। ये क्या राजेश, ये कैसा अजीब खाना है? हे भगवान, मेरा बेटा क्या क्या खा रहा है? माँ जी, ये तो मोमोज है, बहुत टेस्टी होते हैं, आप भी ट्राई कीजिए। मोमो? ये क्या चीनी भाषा है? हमारे घर में दाल चावल रोटी नहीं मिलती जो तुम बाहर जाकर ये विदेशी खाना ठूस रहे हो। भाभी जी बस भी करो, लड़का एक दो बार खा लेगा तो क्या हो जाएगा? एक दो बार? ये तो रोज रोज का चक्कर लग रहा है। कल से मैं खुद पता लगाऊंगी कि ये जाता कहाँ है। अगली सुबह कमला देवी छुप छुप कर राजेश के पीछे जाती है। वो एक मोमो के स्टॉल पर रुकती है। राजेश जी, आपके लिए खास मोमोज बनाए हैं, आज चटनी भी अलग बनाई है। अंजू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जो भी बनाती हो लाजवाब बनता है। कमला देवी ये सब देखकर गुस्से से भर जाती है। वो स्टॉल के पास जाकर अंजू से बात करने लगती है। तो तुम हो वो लड़की जो मेरे बेटे को बिगाड़ रही हो, रोज रोज ये गंदा खाना खिलाकर इसकी सेहत खराब कर रही हो। आंटी जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, राजेश जी तो खुद यहाँ पर आकर खाते हैं। माँ जी, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अंजू ने कुछ गलत नहीं किया है। अरे चुप करो तुम, इस लड़की के चक्कर में पड़कर अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हो। घर चलो अभी। अंजू आंसू भरकर देखती है। राजेश माँ के साथ अनमने मन से घर चला जाता है। क्या करूँ मैं, सब मुझे गलत समझते हैं। घर पहुंचकर कमला देवी सुनीता और प्रिया से सारी बातें बताती है। एक छोटी सी लड़की मेरे बेटे को बहका कर ले जा रही है, पता नहीं कैसा परिवार होगा। माँ, आपने बिना जाने समझे लड़की को बुरा भला कहा। भैया जी खुश लगते हैं। खुश? ये सब प्यार का चक्कर है। अरे अब मैं इस लड़की को वापस नहीं आने दूंगी। 2 दिन बाद राजेश उदास रहने लगता है। वो ना तो ठीक से खाना खाता है, ना किसी से बात करता है। माँ जी, अंजू सच में अच्छी लड़की है, आपने उसे गलत समझा है। बस भी करो राजेश, उस लड़की का नाम भी मत लो, हमारे घर की इज्जत का क्या होगा? भाभी जी, एक बार उस लड़की से मिलकर बात तो करो, हो सकता है आपकी सोच गलत हो। क्या मुसीबत है, तुम भी उसी का साथ दे रही हो। अगले दिन राजेश अंजू से मिलने जाता है। वो अंजू को बहुत परेशान देखता है। अंजू, माँ की बात का बुरा मत मानना, अब वह समझ जाएंगी। राजेश जी, आपकी माँ सही कह रही है, मैं सिर्फ मोमो बेचने वाली लड़की हूँ, आप अच्छे घर की हैं। ये क्या कह रही हो अंजू? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन समाज और परिवार का क्या होगा? बेहतर होगा हम अलग हो जाएं। राजेश परेशान होकर घर आता है और माँ से गुस्से में बात करता है। माँ, आपकी वजह से अंजू ने रिश्ता तोड़ने की बात कही है, अब खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ वो समझदार लड़की निकली। माँ, मैं उसी से शादी करना चाहता था, वो सच में अच्छी है। शादी? अरे बाप रे बाप, तुम होश में भी हो? इसी बीच प्रिया अंदर आती है और सुनती है कि कुछ गड़बड़ थी। भैया जी, क्या बात है, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? प्रिया, मैं अंजू से प्यार करता हूँ, लेकिन माँ उसे गलत समझ रही है। माँ, एक बार उस लड़की को घर बुलाकर बात करो, गलतफहमी दूर हो जाएगी। कोई बात नहीं करनी, वो लड़की हमारे घर नहीं आएगी। कुछ दिन बाद शर्मा जी के घर पार्टी थी। कमला देवी को केटरिंग की जरूरत होती है। कमला जी, इस बार पार्टी में कुछ अलग खाना रखते हैं। मैंने सुना है पास ही में एक लड़की बहुत अच्छे मोमो बनाती है। मोमो?
नहीं शर्मा जी, हमें तो घर का खाना ही अच्छा लगता है। अरे एक बार ट्राई तो करना बनता है कमला जी, सुना है बहुत स्वादिष्ट बनाती है। आखिर में कमला देवी मान जाती है। अनजाने में वो अंजू को ही केटरिंग के लिए बुला लेती है। हेलो, क्या आप केटरिंग के लिए मोमो बना सकती हैं? जी आंटी जी, कितने लोगों के लिए चाहिए? लगभग 50 लोग होंगे। आप कल शाम तक दे पाएंगी? अगले दिन शाम को अंजू अपने पिता रामलाल के साथ मोमो लेकर पहुंचती है। अरे ये तो वही लड़की है, ये क्या मुसीबत है। आप अंजू के पिता हैं? आप तो बड़े भले आदमी लगते हैं। जी हाँ, मैं रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल हूँ। अंजू ने अपना बिजनेस शुरू किया है। कमला देवी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मेहमान मोमो खाकर तारीफ करते हैं। वाह कमला जी, ये मोमो तो बहुत कमाल के हैं, कहाँ से मंगाए हैं? ये अंजू ने बनाए हैं। आंटी जी, अगर कुछ कमी लगे तो बताना। नहीं बेटा, बहुत टेस्टी है, तुम्हारे हाथों में जादू है। सभी मेहमान चले जाने के बाद कमला देवी अंजू और रामलाल से बात करती है। मुझसे गलती हुई है अंजू, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं आंटी जी, आपको अपनी बेटी की चिंता थी। बहन जी, राजेश बहुत अच्छा लड़का है, अंजू उससे खुश रहेगी। राजेश भी घर आ जाता है और सबकी बातें सुनता है। माँ जी, आप समझ गई कि अंजू कितनी अच्छी है? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो। अंजू, क्या तुम मुझे माँ जी कहोगी? जी माँ जी, आप जैसा कहें। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं। आज से आप ही मेरी माँ हैं। सुनीता और प्रिया भी खुश होकर अंजू का स्वागत करती हैं। भाभी जी, आपने बहुत अच्छी बहू पाई है। भाभी जी, अब तो रोज मोमोज मिलेंगे। अब से हमारे घर में मोमोज भी बनेंगे और दाल चावल भी। अंजू पहली बार कमला देवी को मोमोज खिलाती है। माँ जी, आप खाकर देखो, आपके लिए खास बनाए हैं। पहले बताओ कैसे खाना है, मैंने कभी खाए नहीं। बस मुंह में रखकर आराम से काटो, पानी अलग से पीना। कमला देवी पहली बार मोमोज खाने की कोशिश करती है, लेकिन गलत तरीके से खाकर सारा गर्म पानी मुंह में भर लेती है। हाय राम, ये तो बहुत गर्म है, मेरा दम घुट रहा है। माँ जी, धीरे धीरे खाना चाहिए। भाभी जी, ये भी कोई खाने का तरीका है? पूरी फैमिली हंसने लगती है। कमला देवी भी अपनी गलती पर हंसती है। अरे बाप रे बाप, मैंने तो पूरा मोमो ही मुंह में डाल लिया। माँ जी, अब धीरे धीरे खाओ, बहुत टेस्टी लगेगा। सच में बेटी, तुम्हारे हाथों में जादू है। मुझे अब समझ में आया राजेश वहाँ बार बार क्यों जाता था। अब सब खुश थे। रामलाल भी राजेश से खुश होकर रिश्ता पक्का करने की बात करता है। कमला जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम दोनों बच्चों की शादी की तैयारी शुरू करें। बिल्कुल रामलाल जी, अंजू जैसी बहू पाकर मैं बहुत खुशकिस्मत बन जाऊंगी। मुझे इस रिश्ते से कोई भी ऐतराज नहीं है। माँ जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हम दोनों को खुश कर दिया। माँ जी, आपने मुझे इस घर की बहू बनने का मौका दिया। अब मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। और ऐसे ही कुछ महीने के बाद राजेश और अंजू की शादी हो जाती है। कमला देवी खुश थी, उन्हें इतनी अच्छी बहू जो मिली थी। पता नहीं था कि मोमो वाली लड़की इतनी अच्छी निकलेगी। भगवान करे सब ठीक हो। भाभी जी, हमें किसी को भी बिना जाने समझे आंकना नहीं चाहिए। भाभी जी, अब तो घर में रोज नए नए पकवान बनेंगे। माँ जी, अब मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी, दाल चावल भी बनाना सीख लूंगी। बेटी, तुम जो भी बनाओगी वो लाजवाब होगा। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। अंत में पूरा परिवार खुश था। राजेश और अंजू प्यार से एक दूसरे के साथ उम्र भर रहते हैं। कमला देवी को एक बेटी मिल जाती है। अंजू, अब सब ठीक हो गया, माँ भी खुश है और हम भी। राजेश जी, आपकी माँ बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी गलतफहमी थी। बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कभी भी किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए। अंजू ने ये मुझे सिखा दिया। कहानी के अंत में सब खुश रहते हैं और इसी तरह मोमो खाना उनके घर की परंपरा सी बन जाता है। बसंतपुर गांव में पन्ना अपनी पत्नी बसंती के साथ रहा करता था। बसंती और पन्ना दोनों बहुत मेहनत करके खिलौने बनाते थे और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाया करते थे। लेकिन पन्ना बहुत ही भोला भाला था। जब भी वो खिलौने बेचने जाया करता था तो उससे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। देखिए जी, आज भी आप 25 खिलौनों के हिसाब से बहुत कम पैसे लाए हैं। अब मुझे बताइए, बाकी पैसे कहाँ गए? किसी को आपने उधार दिया है या किसी से कम पैसे लिए? बसंती, तुम तो जानती हो ना मैं कितना दयालु हूँ। एक छोटा सा बच्चा रास्ते में खिलौने देखकर रो रहा था। मैंने उसे एक खिलौना दे दिया
और वो बहुत खुश हो गया। हे भगवान, हे भगवान, ये आप समझते क्यों नहीं हैं? अगर हम बच्चों को ऐसे ही मुफ्त में खिलौने देने शुरू कर देंगे तो ना तो हमें मुनाफा होगा, ना ही हमारे खिलौनों की लागत निकलेगी। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम तो जानती ही हो, छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर ऐसा है तो तुम रोज ही बच्चों को मुफ्त में खिलौने बांटो, मैं भी देखती हूँ ये सब देखकर क्या तुम्हारे भगवान आते हैं या नहीं। अच्छा बाबा, आगे से ध्यान रखूंगा। मुझे मुफ्त में खिलौने नहीं देने चाहिए, चाहे जो हो जाए। बसंती पन्ना को खूब डांट लगाती है, लेकिन पन्ना का दिल तो बच्चों के लिए हमेशा ही पिघल जाता था। अब देर रात बसंती और पन्ना दोनों खिलौने बनाते हैं और पन्ना अगली सुबह खिलौने ले लो, हाथी घोड़े और डमरू, प्यारे प्यारे खिलौने ले लो। अरे पन्ना, जरा मुझे एक डमरू तो देना। मेरे भोला ने कल से रो रो कर घर को सर पर उठा रखा है। अरे लो ना रज्जो भाभी, बताओ कितने दे दूं? 2 के 4, सब एक से बढ़कर एक हैं। अरे पन्ना, बस एक ही चाहिए। देख ले तू कौन सा सही है, जो कुछ दिन चल जाए। अरे सभी अच्छे हैं, बस आप रंग देख लो, आपको कौन सा चाहिए? अच्छा ठीक है पन्ना, यही दे दे। और हाँ, कल पैसे दूंगी, पहले ही बता रही हूँ। अरे रुको तो जरा, रज्जो भाभी रुको तो। अरे कल देती हूँ तेरे पैसे, अभी मेरा भोला रो रहा होगा, देखूं कहीं उसके रोने से बाढ़ ना आ जाए। सत्यानाश, आज तो गई भैंस पानी में। पहला ही खिलौना, वो भी उधारी। अब तो पक्का सारे खिलौने उधारी पर ही निकलने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बसंती तो मुझे घर में घुसने ही नहीं देगी। पन्ना जैसा सोच रहा था ठीक वैसा ही हुआ। शाम होने तक पन्ना के सारे खिलौने उधारी में बिक गए। बस एक खिलौना था जो नकदी बिका, वो भी 10 रुपए का। अब देर शाम पन्ना घर पहुंचता है। अजी क्या बात है, आज तो कमाल ही हो गया, सारे खिलौने बिक गए। अरे वाह, आज तो मोटा पैसा आया होगा। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, खिलौने तो सारे बिक गए, लेकिन एक खिलौने को छोड़ सारे उधार में। क्या कहा आपने? आप इतने सारे खिलौने को उधारी में लगा आए हैं? हे भगवान, कैसा मूर्ख इंसान मेरे पल्ले बांध दिया है तूने। आपको कितनी बार समझाया है, एक उधार दूसरा दान मत करना, लेकिन आप हो कि कुछ समझते ही नहीं हो। अरे बसंती, तुम तो जानती हो ना, पहला ही ग्राहक उधार ले जाए तो बाकी का सामान भी उधारी में जाता है। ऐसा मैंने अपनी दादी से भी सुना था। अरे आपकी दादी तो ठीक बोल कर गई, लेकिन आपको ही अच्छा बनने का ये जो भूत सवार है ना, कि क्या बताऊं। अब कल से आप खिलौने बेचने नहीं जाएंगे, अब से मैं ही जाया करूंगी खिलौने बेचने। बसंती अपने पति पन्ना को कितना भी समझा देती, लेकिन पन्ना था ही भोला, वो किसी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता था। अब अगले दिन बसंती खुद ही खिलौने का टोकरा लेकर गांव में बेचने निकल जाती है। सुंदर सुंदर सस्ते और अच्छे खिलौने ले लो, खिलौने खिलौने। आंटी, मेरे को एक बंदर चाहिए, बंदर। अरे आंटी, अरे रुको तो, अरे कितने का है? अरे आंटी रुक जाओ। अरे दूर हट, कल का पैसा तेरी माँ ने दिया नहीं और चला आया है खिलौना लेने। अरे मम्मी, अरे मेरी प्यारी मम्मी, अरे इस खिलौने वाली आंटी ने मुझे बहुत मारा है मम्मी। अरे मम्मी लग गई है मम्मी। अरे रे, मेरे बेटे को किसने मारा? अरे बसंती, तूने मेरे बेटे को धक्का दिया, क्या चाहती है तू? अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। अरे मैंने इनसे वो खिलौना मांगा था बंदर वाला, तो इन्होंने मुझे नहीं दिया और मारा। अरे बसंती, दे दूंगी तेरे उधार के पैसे। अब क्या मैं तेरे पैसे नहीं दूंगी तो तू उसका बदला मेरे बेटे भोला को मारकर निकालेगी? अरे मैंने तो बस इसे दूर किया था, ये भी अभी से तेरी तरह ड्रामेबाज होता जा रहा है। इस तरह रज्जो और बसंती में झगड़ा होने लगता है। अब बसंती झगड़े के बाद घर आ जाती है। अरे बसंती, तुम आ गई? देखो, आज बहुत सारे खिलौने के ऑर्डर आए हैं, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। अरे आज एक भी खिलौना नहीं बिका, ऊपर से मेरी उस रज्जो से लड़ाई भी हो गई। न जाने क्यों इन गांव वालों को हमारी मेहनत से इतनी दिक्कत है। अरे ये सब तुम्हारे बस का नहीं है,
कल शहर के बड़े से दुकान का ऑर्डर आया है। अभी 1-2 लोग रखकर खिलौने तैयार करने होंगे अगले 2 दिनों में, क्योंकि कब तक हम गांव और शहरों में घूम घूम कर ये 500,000 रुपए के लिए बेचते रहेंगे खिलौने। बात तो आपकी ठीक है, मैं ही आपको गलत समझ बैठी थी कि आपसे अच्छे से काम नहीं होता, और ये इतने सारे ऑर्डर भी तो आपके व्यवहार की वजह से ही आए ना। अब बसंती और पन्ना 2 और लोगों को काम पर रख लेते हैं और सारे मिलकर 2 से 3 दिनों के अंदर ऑर्डर को पूरा करने में लग जाते हैं। अब 3 दिन बाद जब पन्ना सभी खिलौने बना लेता है तो उसे शहर पहुंचाने जाता है, और खिलौने देने के बाद पन्ना को और भी खिलौनों का ऑर्डर मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी और बसंती की मेहनत रंग लाई। अब मैं घर जाता हूँ और बसंती को बताता हूँ कि हमें अगला ऑर्डर भी मिल गया है। अब पन्ना घर आता है तो बसंती को नए ऑर्डर के बारे में बताता है, और साथ ही उसे ये भी बताता है कि ये ऑर्डर उसे अच्छी बनावट और उसके ठोसपन की वजह से ही मिला है। अरे ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, चलिए हम काम पर लग जाते हैं। अब तो हमारे खिलौनों का व्यापार शुरू हो गया है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। 2 दिन बाद वो बाकी के खिलौने लेकर फिर से शहर की तरफ जाते हैं, और इस बार राजू भी उनके साथ जाता है। राजू, अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो मैं तुझे अपने साथ ही रख लूंगा। कल तक भले ही मैं खुद ठोकरें खा रहा था और खिलौने बेच रहा था, लेकिन अब तो भगवान की दुआ से मुझे 2 बार से बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। अब दुकानदार पन्ना को खिलौने बिना देके ही पैसे दे देता है। देखिए पन्ना जी, अब तो हमारा मिलना जुलना लगा ही रहेगा, तो अच्छा होगा कि आप मुझे अपने आप पर ही विश्वास बनाने दें। मैं खिलौना चेक कर लूँगा। इतना भरोसा करना भी ठीक नहीं है साहब, लेकिन आप कहते हैं तो मैं चलता हूँ, बाकी तो आपको मेरा घर पता ही है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत लगेगी तो मैं आ जाऊँगा सीधा आपसे बातचीत करने। पन्ना तो पैसे लेकर 9-2-11 हो जाता है, लेकिन जब दुकानदार खिलौने चेक करता है तो देखता है कि एक बोरे में तो सिर्फ गत्ते और कागज ही भरे पड़े हैं। इतना बड़ा धोखा। अभी मैं उस भिखारी से अपने पैसे लेकर आता हूँ। उसने मेरे साथ गद्दारी की है। ये गांव वाले लोग होते ही नहीं विश्वास करने के लायक। अब वो दुकानदार गुस्से में पन्ना के पास पहुंचता है और पन्ना को बहुत भड़क कर कहता है, तुम जैसे लोगों पर मुझे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। आधा खिलौना तो गायब है इसमें से। ये क्या कह रहे हैं आप साहब? मैंने तो पूरे ऑर्डर दे दिए हैं। क्यों राजू? राजू भाग क्यों रहा है? रुक। अरे क्या किया है तूने मेरे खिलौनों के साथ? अब पन्ना उसके पीछे पीछे भागता है और राजू को धड़ दबोचता है। जैसे ही पन्ना राजू को मारने लगता है तो वो दुकानदार राजू को बचाते हुए कहता है, पन्ना, अपनी गलती अब तुम राजू पर डाल रहे हो। राजू क्यों किया तूने? इतने मुश्किल से विश्वास बनाया था मैंने साहब का। राजू भी उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाता है और अपनी गलती की माफी मांग लेता है। पन्ना भी बेबस राजू को देखकर उसे माफ कर देता है, और इस तरह भोले भले पन्ना की ईमानदारी और नेक दिली से खुश होकर पन्ना का साहब अपने खिलौने के व्यापार से पन्ना को फिर से जोड़ लेता है। किशनपुर गांव में एक जगदीश नाम का लहंगे का व्यापारी रहता था, जो कि बहुत सुंदर सुंदर लहंगे बनाता था। उसके पास एक से बढ़कर एक लहंगे होते थे। हमेशा उसकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहा करती। दिन भर में उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती। वहीं दूसरी तरफ और लहंगे के व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। एक दिन उसकी दुकान पर एक औरत लहंगा खरीदने के लिए आती है। भैया, मुझे जल्दी से अपनी दुकान का सबसे महंगा लहंगा दिखाइए, जो मुझे देखते ही पसंद आ जाए। ठीक है मैडम, दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप आराम से बैठिए। देखिए आपको कितना पसीना आ रहा है। रुकिए, मैं अभी आपके लिए ठंडा लेकर आता हूँ। भाई साहब, आप अपने ग्राहकों का कितना ख्याल रखते हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं, तभी आपकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी रहती है। मैडम, मेरे स्वभाव के साथ साथ मेरी दुकान के अच्छे लहंगों के कारण ही मेरी दुकान पे भीड़ होती है। अच्छा, ऐसी बात है तो आप मुझे सबसे अच्छा और महंगा लहंगा दिखाइए। पैसे की चिंता मत कीजिए। जी ठीक है, वैसे तो मेरी दुकान के सारे लहंगे बेहतरीन होते हैं, लेकिन कुछ लहंगे मैं आप जैसे लोगों के लिए अलग करके रखता हूँ। मैं अभी लेकर आता हूँ। जगदीश अपनी दुकान का सबसे भारी और महंगा लहंगा उस औरत को दिखाता है।
जिसका सारा काम बारीक तरीके से हुआ था। वैसा लहंगा पूरे बाजार में कहीं नहीं था। उस औरत के साथ वहाँ बैठे और लोगों को भी उस लहंगे को पसंद करने की इच्छा होती है, जिसकी वजह से वहाँ बैठे सभी ग्राहकों से उस औरत की लड़ाई हो जाती है। तभी जगदीश बोलता है, आप सभी लोग शांत हो जाइए। आप सभी के लिए मैं 1 हफ्ते में ऐसा ही लहंगा ला दूंगा। बस आप लोग अपने अपने हिसाब के रंग बता दीजिए। आपको जिसको देना होगा दीजिए, लेकिन ये लहंगा तो मैं ही लेकर जाऊंगी। हाँ मैडम, इस लहंगे को आप ही ले जाइए। बाकी लोगों के लिए जब लहंगे आएंगे 1 हफ्ते बाद, तब दे दूंगा उन्हें। थोड़ी देर बाद सब ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद उसकी दुकान के सामने बैठने वाली एक धानी नाम की औरत अंदर आती है और बोलती है, जगदीश भैया, आखिर आपकी दुकान के लहंगे में ऐसा क्या है जो किसी और की दुकान के लहंगे में नहीं है? आखिर आप अपनी दुकान के लिए लहंगा कहाँ से लेकर आते हो? धानी बहन, आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूं? ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? इस पूरे बाजार में सबसे ज्यादा दुकान आपकी ही तो चलती है। हाँ वो तो है, लेकिन बहन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं अपनी दुकान का माल कहाँ से लाता हूँ। क्यों भैया, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आप पर तो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन आपकी जुबान पर नहीं। आपको ये बताऊंगा तो आप बाहर जाके सभी दुकानदार को बता देंगी। इसीलिए माफ कीजिएगा बहन, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं अपने धंधे में ये रिस्क नहीं ले पाऊंगा। अरे लेकिन सुनिए तो मेरी बात, मैं तो। आप अपनी बात बाद में सुनाना, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मुझे कहीं माल पहुँचाना है। जगदीश लहंगे का बैग अपनी गाड़ी में रखकर दुकान से चला जाता है। आए दिन उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखकर सभी दुकान वाले दंग थे। सभी उससे बार बार पूछने की कोशिश करते कि वो अपनी दुकान के लिए माल कहाँ से लेकर आता है, लेकिन जगदीश हर बार मुस्कुराकर सबकी बात को टाल दिया करता। 1 हफ्ते बाद फिर वो नए डिजाइन के लहंगे लेकर आता है, जो कि आते ही सारे के सारे बिक जाते हैं। साथ ही एडवांस के ऑर्डर भी मिल जाते हैं। ये सब देखकर जगदीश की खुशी का ठिकाना नहीं होता। एक दिन उसके सारे लहंगे बिक चुके थे, उसके पास कोई भी लहंगा नहीं था। तभी उसकी दुकान पर एक देवयानी नाम की औरत बड़ी सी गाड़ी में आती है। मेरा नाम देवयानी है, मैं भी तुम्हारी तरह लहंगे की व्यापारी हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। तुम्हारी दुकान के लहंगे तुम्हारे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक जाते हैं। हाँ मैडम जी, जाता है, सब बाबा की मेहर है। मेरा काम तो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। मेरे पास इतना काम है कि कई बार तो लगता है मैं ऑर्डर पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? आपको भी कोई ऑर्डर देना है क्या? हाँ जी, तभी तो आपके बारे में इतनी जानकारी लेकर आई हूँ। मैं आपको एक बहुत बड़ा लहंगे का ऑर्डर देना चाहती हूँ, जिसमें आपको मुझे कम से कम 100 लहंगे बनाकर देने होंगे, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। आप ये क्या कह रही हैं? इतना बड़ा ऑर्डर, वो भी 2 हफ्ते में? कैसे पूरा करूंगा मैं? मुझे थोड़ा समय तो दीजिए। अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपके पास आती ही नहीं। आप लहंगे के इतने बड़े व्यापारी हैं, आपका इतना काम चलता है, आपके यहाँ के लहंगे इतने ज्यादा भी तो बिकते हैं। ये सब देखकर सुनकर ही तो मैं आपके पास आई हूँ। और अगर आप मेरे ऑर्डर को पूरा कर देते हैं तो मैं आपको मुँह मांगा दाम भी दूंगी। आप मजाक तो नहीं कर रही? क्योंकि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं शहर से इतनी दूर आपसे बात करने नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे काम के सिलसिले में बात करने आई हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपका ऑर्डर पूरा करने की कोशिश करूँगा। जी नहीं, अगर आप मेरा ऑर्डर लेते हैं तो आपको हर हाल में मेरा ऑर्डर पूरा ही करना होगा। अगर आपने ऑर्डर पूरा नहीं किया तो आपको दुगना पैसा भी चुकाना होगा। अगर आपको डील मंजूर है तो कहिए, आपके पास अच्छा मौका है पैसे कमाने का, सोच लीजिए। जगदीश देवयानी की बातों में आ जाता है और आज तक जगदीश ने किसी को नहीं बताया कि वो अपने लहंगे का माल कहाँ से लेकर आता है, लेकिन आज पहली बार इसका राज खोलने का समय आ गया था और वो अपने घर जाता है और एक कमरे में बुखार में बेड पर लेटी मधु नाम की लड़की से बोलता है। आज मुझे लहंगे का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जैसे भी करके तुम्हें वो ऑर्डर पूरा करना होगा। पिताजी, इस समय मेरी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। मैं आपका कोई भी लहंगे का ऑर्डर पूरा नहीं कर सकती हूँ। मुझे आराम चाहिए। आज 3 महीने से मैं लगातार काम कर रही हूँ ना,
आप ना मुझे ढंग से खाने देते हैं ना ही सोने देते हैं। अब मुझसे कोई भी काम नहीं होगा। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे रो कर करो या हंस हंस कर करो, क्योंकि मैं यह ऑर्डर गवा नहीं सकता। इस ऑर्डर के बदले मुझे मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो कीमती और डिजाइनिंग लहंगे बनाने वाला मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुम ये ऑर्डर पूरा करोगी, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, समझी? पिताजी मैं सच बोल रही हूँ, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। आज के लिए मुझे माफ करिए। जगदीश मधु की कोई भी बात नहीं मानता और उसे जबरदस्ती उठाकर सिलाई मशीन पर बैठा देता है और उसके सामने बहुत सारे लहंगे बनाने का सामान रखकर वहाँ से चला जाता है। मधु न चाहते हुए भी लहंगे बनाना शुरू कर देती है। एक पिता होकर भी जगदीश अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था, सोचने वाली बात थी। दिन बीतते हैं और मधु दिन रात मेहनत करके 50 लहंगे का ऑर्डर पूरा कर लेती है और मशीन पर ही सर रखकर सो जाती है। जगदीश फिर आता है। तुम सो कैसे सकती हो? 100 लहंगे का ऑर्डर है, 50 ही हुए अभी तो। मुझे पता है पिताजी कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, इसलिए आपको मुझ पर रहम नहीं आता है, लेकिन इंसानियत के नाते तो मुझ पर रहम करिए। बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चले तो मैं तुझे अभी इस घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि तू मेरी कमाई का साधन है। अगर तू नहीं रहेगी तो ये लहंगा कौन बनाएगा? लोग जिसकी तारीफ करते थकते नहीं है, वो काम कौन करेगा? चल अब जल्दी से काम शुरू कर, समय नहीं है हमारे पास। जगदीश की बात सुनकर मधु को बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। वो गुस्से में अपनी बिगड़ी तबीयत को भूलकर काम करने लग जाती है और 2 हफ्ते पूरे होने से पहले ही 100 लहंगे का ऑर्डर पूरा कर देती है और अपने पिता को कॉल करती है। पिताजी मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है, आप चाहें तो लेकर जा सकते हैं। ठीक है, राम को भेजता हूँ ऑर्डर लाने के लिए। जगदीश अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़के को ऑर्डर का माल लेने के लिए घर भेजता है। राम को जगदीश के बारे में सब पता था। धानी जगदीश की सारी बातें सुनती है और अपने मन में कहती है, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी जगदीश भैया अपनी दुकान के लिए लहंगा कहाँ से लेकर आते हैं। दीदी, आपकी आंखें सूजी है, लगता है फिर मालिक ने अपने फायदे के लिए आपको सोने नहीं दिया। राम तुमसे क्या छुपाना, तुम तो सब कुछ जानते हो। मैं खुद थक गई हूँ अपने पिता के अत्याचारों से, लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो बाहर क्या करूँगी? मैं पिताजी के लिए इतना काम करती हूँ, फिर भी वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते हैं। वो तो एक नंबर के लालची आदमी है। आपके बनाए हुए लहंगे को बेचकर वो लहंगे के इतने बड़े व्यापारी बन के घूम रहे हैं और आपको ना ही आपकी मेहनत का फल मिलता है और ना ही नाम। तानी दोनों की बात सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी दुकान पर मिलने वाले डिजाइनर लहंगे वो नहीं बल्कि उसकी सौतेली बेटी मधु बनाती है। जिसके बाद वो मार्केट लौटकर वहाँ के सभी दुकानदारों को जगदीश का सच बता देती है और सभी उसके घर पहुंचकर मधु को उनके लिए भी लहंगे बनाने के ऑर्डर देते हैं। मधु को अपने पिता के अत्याचार से मुक्ति पाने का मौका मिल जाता है और उस दिन के बाद से मधु अपने पिता का घर छोड़ देती है और अपने हुनर से कमा कर खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ समय से ऑर्डर ना दे पाने पर जगदीश का भी भारी नुकसान होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।